हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा ताकि आप अपने एग्जाम में थोड़ा ठीक ठीक कर पाओ और पास अच्छे तरीके से हो जाओ। और अगर आपने पहले भी पढ़ रखी है चीज़ें, आपने पहले भी तैयारी कर रखी है, तो फिर तो आपके अच्छे मार्क्स आने के पूरे पूरे चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, उनको समझने वाले हैं। और इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो मतलब ग्रुप का लिंक है उसमें जाइए और ग्रुप पे जैसे ही आप डालेंगे, जैसे ही आप वहाँ पे लिखते हैं, आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो देखो सोवरेन क्या होता है। पहली बात तो हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें पूरी चीज़ें पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसे हम संविधान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसी के अंदर हमारे पास एक टर्म आता है सोवरेन। ठीक है, सोवरेन मीन्स द अल्टीमेट पावर ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको इजीली तरीके से बिना किसी झंझट के इजीली आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो 1947 से पहले इंडिया कहता है इंडिया गुलाम था। ठीक है, उसके ऊपर ब्रिटिश शासन का हुकूमत था। तो उसके बाद 1947 के बाद जो इंडिया है, सोवरेन का मतलब क्या है, ये बताता है कि इंडिया जो है वो किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोल से, इसका मतलब इंडिया के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर, कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी कंट्री का। ठीक है, इंडिया पूरी तरीके से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, इन इंडिया इट इंडिकेट्स दैट द कंट्री इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। ठीक है, पूरी तरीके से एक्सटर्नल कंट्रोल से ये बाहर है, किसी तरीके का कोई लेना देना नहीं है किसी कंपनी से। द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक लॉज एंड डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो सरकारें होंगी, यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, वो किसी भी तरीके के डिसीजंस अपने देशवासियों के लिए ले सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के प्रेशर के। ठीक है, कोई भी बाहर से उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है। इट रिप्रेजेंट्स द नेशंस ऑटोनॉमी इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है, सोवरेन का मतलब ये होता है कि ये बताता है कि इंडिया के पूरी तरीके से एक्सटर्नल फोर्सेस से फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, ना किसी का गुलाम है, ना किसी के ऊपर निर्भर है। ठीक है, ये अपनी मर्जी का मालिक है। हाँ, डीलिंग सबके साथ होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि देखो जो भी प्रियम्बल के अंदर जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो टर्म यूज़ किए गए हैं, ठीक है, जो टर्म यूज़ किए गए हैं वो देखो, उसका अगर आप अलग मीनिंग निकालोगे, अगर आप उनको अलग से मीनिंग उनका देखने जाओगे तो उसका मीनिंग अलग है। ठीक है, बट लेकिन उसे प्रियम्बल में इस तरीके से यूज़ किया गया है कि उसका मीनिंग अलग हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला गया है, अलग अलग देश के संविधान से कॉपी करके बनाया गया है। ठीक है, तो देखो अगर आप एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊँ तो जैसे चाइना में जो नूडल्स बनते थे, ठीक है, चाइना में जो नूडल्स बनते हैं, तो क्या उसे कॉपी करके हम इंडिया में भी सेम नूडल्स बना पाते हैं? नहीं, हम उसमें ऐड करते हैं नए मसाले, वेजिटेबल्स। ठीक है, क्योंकि इंडियंस को मसालेदार चीज़ें बहुत पसंद है। ठीक है, थोड़ा तड़का लगा के। तो इसी तरीके से जो एक्सटर्नल मतलब जो भी वर्ड्स हैं, जो भी टर्म्स यूज़ किए गए हैं जो बाहर की कंट्री में, संविधान में, ठीक है, उन्हें हमने अपने इंडियन तरीके से कुछ और मीनिंग देने की कोशिश की अपने प्रियम्बल में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, प्रियम्बल क्या होता है? तो देखो जिस तरीके से अगर आपके मान लो कल को एक फ़ोन खरीदते हो, ठीक है, तो फ़ोन के अंदर या कोई मशीन खरीदते हो, वहाँ पर एक मैनुअल दिया रहेगा, वहाँ पे उसके बारे में एक ओवरव्यू दिया रहेगा कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है, क्या क्या इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो एक इंट्रोडक्शन कहने का मतलब है यहाँ पर, एक इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है प्रियम्बल। ठीक है, आया समझ? और इसके अंदर दो टर्म्स यूज़ किए गए हैं वो हमारे पास ये देखने को मिलते हैं, सोवरेन। सोशलिज्म क्या होता है? देखो सोशलिज्म समझने के लिए सबसे पहले ये जान लो आप, इसे 42 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में किया गया था, उसमें ऐड किया गया था इस वर्ड को। ठीक है, सोशलिज्म एडवोकेट्स फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास मतलब प्रोडक्टिव फोर्सेज है, मतलब काम है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होगी। जैसे सोशलिज्म एडवोकेट्स द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, ये बताता है कि जो भी वेल्थ है और रिसोर्सेज है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इन इंडिया। इट एम्स टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर।
इंडिया के अंदर इसका मतलब एम जो है इंडिया के अंदर सोशलिज्म का वर्ड का, उसमें क्या होता है, रिच और पुअर के बीच में गैप जितना हम कम कर सके, ठीक है, क्या कर सके, गैप जितना कम कर सके, रिच के ऊपर हम टैक्सेस लगा कर, ठीक है, उनसे टैक्स के फॉर्म में चीज़ें ले सके, और पुअर की नीड को, मतलब जो भी पॉवर्टी लाइन से बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं उनकी नीड्स को फुलफिल कर सके। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अब गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग तरीके के पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है, अलग अलग तरीके के स्कीम्स निकालती है, ये देखने के लिए, एक इंश्योर करने के लिए कि जो भी सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस मतलब पूरी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। इट फोकसेस ऑन वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स ऑफ ऑल सिटीजन्स, प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। ये जो है सोशलिज्म का मतलब ये जो फोकस करता है लोगों के वेलफेयर पे, लोगों की भलाई पे, प्रमोट करता है इक्वालिटी को, एकता, मतलब इक्वालिटी का मतलब हो गया कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। दूसरा आता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब, देखो सेकुलर वर्ड आपने अभी इंस्टाग्राम पे अभी जैसा कि ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे सेकुलर आपने बहुत बार सुना होगा। तो व्हाट डज इट मीन एक्चुअली में, सेकुलरिज्म है क्या? तो देखो सेकुलर का जो मतलब होता है, सेकुलर का अगर जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इसका अगर आप अलग से मतलब निकालने जाओ तो कुछ और होता है, ठीक है, मतलब कुछ और तरीके से यूज़ होता है। सेकुलर जो है एक थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। जैसे देखो अगर आप फ्रांस की बात करोगे, फ्रांस एक कंट्री है, ठीक है, फ्रांस एक कंट्री जैसा आपको पता है, तो फ्रांस की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी बंदा, कोई भी सिटीजन, कोई भी व्यक्ति देश में रोड पे पब्लिकली किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को मतलब दिखा नहीं सकता, किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकता पब्लिकली। कहने का मतलब यह है, अगर आप हिंदू हो तो आप टीका लगाकर नहीं घूम सकते इधर उधर, अगर आप मुसलमान हो तो आप हिजाब पहनकर, बुर्खा पहनकर इधर उधर नहीं घूम सकते, ठीक है। मतलब पब्लिकली रोड पर आप आकर आपको किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हो तो डेफिनेटली यू विल बी पनिश्ड, ठीक है। लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब इंडिया के अंदर क्या है, देखो सेकुलरिज्म का मतलब इंडिया में मतलब इसका मतलब है कि इंडिया जो है एक न्यूट्रल कंट्री है, न्यूट्रल कंट्री है, मतलब ये ना इस्लामिक बताता है अपने आप को, ना हिंदू कंट्री बताता है, ना क्रिश्चियन, ठीक है, किसी भी तरीके के कोई एक धर्म रिलीजन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर इंडिविजुअल को ये अधिकार है, यहाँ पे एक अकेले बंदे को ये अधिकार होता है कि वो पब्लिकली आके रोड पे आके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। वो अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकता है, टीका लगा के चल सकता है या बुर्का पहन के जो भी हिजाब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी स्टेट का या पूरे देश का कोई भी एक धर्म नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मतलब जैसे हिंदू राष्ट्र नहीं माना जाएगा, इस्लामिक राष्ट्र नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, बट इंडिया को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ा जाएगा, ना उसके स्टेट्स को किसी भी धर्म से जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि यूपी जो है वो मतलब हिंदू स्टेट है और हैदराबाद जो है ये मुस्लिम स्टेट है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है। सेकुलरिज्म मीन्स नो ऑफिशियल रिलीजन टू स्टेट्स ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। हर स्टेट में, हर जगह पर हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इस वर्ड का मतलब, ठीक है। इन इंडिया इट इंश्योर्स फ्रीडम और ऑफ रिलीजन फॉर ऑल सिटीजन। हर सिटीजन के रिलीजन का जो फ्रीडम होगा, मतलब किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म के अंदर जा सकते हैं, वो उस धर्म को अपना सकते हैं, इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा, ठीक है। द गवर्नमेंट डज नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन, ठीक है। किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जो है किसी एक धर्म को, किसी एक जाति को, किसी एक धर्म को फॉलो मतलब फेवर नहीं करेगी उसका, और ना ही उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव करेगी। इट प्रमोट्स हार्मनी एंड टॉलरेंस अमॉन्ग डिफरेंट रिलीजन्स कम्युनिटीज़। ये क्या इससे क्या होता है, इससे ये प्रमोट करता है एक हार्मनी, एकता का भाव मतलब एक जागरूक करता है कि हाँ, यहाँ पर किसी भी बंदे के ऊपर, किसी भी धर्म के बंदे के ऊपर जाति नहीं हो रही है, सबको अपना अधिकार है कि वो अपने अपने धर्म को फॉलो कर सके, ठीक है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, देखो यूनिटी का पहले मतलब समझो, रेफर्स टू द टुगेदरनेस ऑफ ऑल सिटीजन्स डिस्पाइट डाइवर्सिटी। कहने का मतलब यह है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, देखो पहले ये समझो। डाइवर्सिटी का मतलब होता है जगह जगह अलग अलग का मतलब, अगर आप इंडिया के अंदर घूमने निकलते हो तो आप देखोगे हर किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, ठीक है, हर किलोमीटर पे ड्रेस बदल जाते हैं, ठीक है, वहाँ के लोग बदल जाते हैं, कहीं आपको काले मिलेंगे, कहीं गोरे मिलेंगे, कहीं आपको सांवले मिलेंगे, कहीं
किसी और तरीके के मिलेंगे, उनकी भाषा अलग होगी, कहीं भोजपुरी बोलेंगे तो कहीं मराठी बोलेंगे, कहीं हरियाणवी बोलेंगे तो कहीं पंजाबी बोलेंगे। तो ये होती है डाइवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब है डाइवर्सिटी होने के बावजूद, ठीक है, जो टुगेदरनेस है, मतलब एकता का भाव है सिटीजन्स के अंदर, वो हमारी यूनिटी कहलाती है, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब मेंटेनिंग द कंट्रीज टेरिटोरियल बाउंड्रीज। इट एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल कोहिजन एंड सॉलिडेटरी। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी आर क्रूशियल फॉर द नेशंस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। कहने का मतलब ये है, इन दोनों का मतलब, यूनिटी का मतलब हो गया एकता। ये एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है, मतलब ये एक तरीके से अपने अंदर फीलिंग आती है कि हाँ हम यूनिटी में रहेंगे, यूनाइट एकता के साथ रहेंगे। लेकिन जो इंटीग्रिटी होता है, इसका मतलब क्या होता है? अखंडता, जिसे कुछ खंडित ना कर पाए, मतलब जिसे कोई तोड़ ना पाए, ठीक है। अब यूनिटी में आप आ गए टुगेदर, ठीक है। आप यूनिटी में क्या हुआ? एक साथ आ गए, ठीक है। यूनिटी में क्या हुआ? एक साथ आ गए। अब एक साथ आने का मतलब ये नहीं है आप कल को आपके दोस्त का, आपका और आपके सारे दोस्त मिलकर किसी को मारने गए, किसी के साथ लड़ाई हो गई, किसी से मैटर करने गए, ठीक है। अब आप वहाँ पर तो यूनिटी बना के जा रहे हो, वहाँ पे तो एकता बना के जा रहे हो, एकता के साथ। बट कल फिर आगे चल के कोई पंगा हो गया, उनकी मतलब भारी हो गई, तो वहाँ पर कितने दोस्त आपके छोड़ के भाग रहे हैं और कितने दोस्त आपका साथ दे रहे हैं, ये इंटीग्रिटी होता है। मतलब किसी को कोई तोड़ ना पाए, ऐसी चीज़ इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 51A क्या कहता है? ये कहता है, इसके अंदर लिस्ट है सारे फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, आपके कुछ अधिकार है, वैसे आपके कुछ कर्तव्य भी है, ठीक है। आपके कुछ कर्तव्य है जो आपको फुलफिल करने होते हैं अपनी कंट्री के अंदर। आपको पान खाकर इधर उधर थूकना नहीं होता है, आपको गंदी गंदी और बेहुदा रील बनाकर लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना होता, ठीक है। तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। दिस ड्यूटीज इंक्लूड्स रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम। सबसे पहला तो यही आ जाता है, मेन ड्यूटीज जो आपको पूरा करना ही है। अगर आप नहीं करते तो आपके ऊपर पेनल्टी छोड़ो, आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया जा सकता है, ठीक है। पहली बात, संविधान की इज्जत करें, ठीक है, रिस्पेक्ट दे उसे। नेशनल फ्लैग, ये तो बहुत ज़रूरी है, नेशनल फ्लैग की, भारतीय झंडे की हमारी इज्जत करें, ठीक है। एंथम की, मतलब जो नेशनल एंथम है उसकी इज्जत करें, ठीक है। इन चीज़ों को डिसरिस्पेक्ट पहुंचाने की गलती तो बिल्कुल ना करें, ठीक है। प्रमोटिंग हार्मनी, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इससे क्या होता है कि मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या आ जाता है? प्रोमोटिंग हार्मनी। आपको भाई मतलब एक तरीके से मिलकर रहना है, ठीक है। मिली जुली सरकार वाली आपको क्या करनी है? सॉरी, मिली जुली सरकार अलग हो गया, ठीक है। मतलब आपको सबके साथ मिलकर रहना है, भाईचारा आपको डेवलप करना है। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट को आपको सही सलामत रखना है। एनवायरनमेंट भले ही किसी एक देश का प्राइवेट ना हो, ठीक है, पर्सनल ना हो, बट आपके देश के एनवायरनमेंट को आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहाँ के जहाँ भी रह रहे हो वहाँ के एनवायरनमेंट को क्लीन रखो, नीट एंड क्लीन रखो, सुरक्षित रखो। सेफ गार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी। अब आप ट्रेन में जा रहे हो, वहाँ पे थूक दे रहे हो पान खा के, पता है मतलब इंडियन रेलवे को हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं उन पान और गुटखी बीड़ी के दाग को हटाने के लिए। तो ये है हमारे इंडिया के लोग, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको सेफ गार्ड करनी है अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि हमारे देश की ही चीज़ें हैं। दे एम टू फोस्टर अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पेट्रोटिज्म अमॉन्ग सिटीजन। इसका एम जो है कि इसके अंदर आप एक अंदर जिम्मेदारी का भाव प्रकट करता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश के प्रति, ठीक है। और एक देशभक्ति का मतलब देशभक्ति के लिए जागरूक करता है सिटीजन्स के अंदर कि हाँ देशभक्ति की भावना। लेकिन मैं आपको बताऊँ पर्सनली अपना ओपिनियन, तो कोई देशभक्ति की भावना नहीं है, सब बेहुदा लोग भरे पड़े हैं देश के अंदर। जस्टिसेबल फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। मेकिंग फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल मीन्स सिटीजन्स कैन बी लीगली पेनलाइज्ड फॉर नॉट फॉलोइंग द। अब कुछ ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि अगर आप नहीं फॉलो करते तो आपको ऊपर आप पेनलाइज्ड होंगे, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी या आपके ऊपर कुछ लीगल एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है। करेंटली दिस ड्यूटीज आर नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ। अभी ये ड्यूटीज जो है कानून के तरफ से मतलब दबाव नहीं कि हाँ भाई आपको ही मानने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं जस्टिसेबल फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। अदर बिलीव इट कुड लीड टू अननेसेसरी लीगल कॉम्प्लिकेशंस। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये मतलब फालतू का बस लीगल कॉम्प्लिकेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ,
ठीक है। प्रीएम्बल इंट्रोड्यूसेस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स। कहने का मतलब ये है प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोडक्शन देता है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्या चीज। अब मान लो कोई एलियन आया, एलियन को नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश पढ़ना जानता है वो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं पता उसे, तो प्रीएम्बल देख के एक आइडिया लगाने की कोशिश करेगा कि व्हाट एग्जैक्टली अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इट मेंशंस की प्रिंसिपल्स लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत यहाँ पर हमें बताता है। कुछ ऐसे मतलब जैसे जस्टिस, एक देश के अंदर जस्टिस, न्याय होना चाहिए, लिबर्टी, छूट होनी चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी, किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ ना हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है, मतलब लोगों के साथ भले डाइवर्सिटी है पर एक भाईचारे के संबंध बना के लोग एक दूसरे के साथ रहें, डिस्पाइट ऑफ एनी रिलीजन्स, एनी सेक्स, एनी जेंडर एंड मोर थिंग्स। ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द विजन एंड वैल्यूज गाइडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एक लाइन छूट के, डिक्लेयर्स इंडिया इज सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है। प्रीएम्बल के अंदर हमें इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है सोवरेन, एक सोशलिस्ट और सेकुलर, और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के तहत। तो मैंने आपको ऊपर टर्म्स बता दिए हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया। अब डॉक्ट्रिन ऑफ मतलब इसमें क्या होता है, द डॉक्ट्रिन डिवाइड्स गवर्नमेंट पावर इनटू 3 ब्रांचेस। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो जितने भी पावर है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर एक बॉडी पे, एक गवर्नमेंट पे अगर आप इतनी सारी चीज़ थोप दोगे तो इफेक्टिवली काम भी नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 3 गवर्नमेंट के तीनों ब्रांचेस में हमें पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। यहाँ पर इसीलिए किया जाता है ताकि वो मतलब बॉडीज जो है, गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, वो देश को अच्छी तरीके से चला पाएँ। ठीक है। ईच ब्रांच फंक्शंस इंडिपेंडेंटली टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ पावर। हर ब्रांच एक अपनी तरीके से काम करती है ताकि किसी भी तरीके का मिस यूज ना हो पावर का। ठीक है। किसी भी तरीके, उनके पास जो पावर दी गई है उनका गलत फायदा ना उठा लिया जाए। द लेजिस्लेचर मेक लॉज, द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स देम एंड द जुडिशरी इंटरप्रेट्स देम। कहने का मतलब ये है, जो लेजिस्लेचर होते हैं वो कानून बनाते हैं, जो लेजिस्लेचर होते हैं नए नए कानून लाते हैं। एग्जीक्यूटिव होते हैं इम्प्लीमेंट करने वाले। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, जो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हो गए, जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, जो एग्जीक्यूट करते हैं। जुडिशरी का मतलब जज हो गए। ठीक है। अगर आपने उसे वो देखभाल करते हैं। जैसे अगर आप कल को कोई गलत काम करते हो, ठीक है, तो आपको जज के पास ले जाया जाएगा कोर्ट में, तो वो वहाँ पर इंटरप्रेट करेंगे, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझेंगे और आपको उस हिसाब से पेनल्टी लगाएंगे, पनिश करेंगे। ठीक है। इट इंश्योर्स अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस विद इन द गवर्नमेंट। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? देखो समझो अच्छी तरीके से। ये हमारे पास दोनों ही मेंशन होते हैं आर्टिकल 14 में। ये दोनों हमारे पास कहाँ मेंशन किए जाते हैं? आर्टिकल 14 में। अब क्या होता है, इक्वालिटी, इन दोनों, ये दोनों जो टर्म है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इसे उठाया गया था हमारे पास ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको उठाया गया, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को उठाया गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया में सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी करके मतलब कुछ कुछ चीज़ें उठा के बनाया गया है। ठीक है। तो देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग जितने भी लोग हैं, मतलब कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं, कोई चाहे वो कुछ भी हो, वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा कानून के कानून की नज़रों में। ठीक है। चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, वो कानून की नज़रों में इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। अब मान लो जैसे यहाँ पर एक बंदा है जो कि 2000 कमाता है महीने का, ठीक है, और एक बंदा है जो कि 2 करोड़ कमाता है महीने का, ठीक है, जो कि 2 करोड़ कमाता है। अब इस बंदे ने और इस बंदे ने, दोनों ने सेम एक क्राइम किया, दोनों ने एक सेम क्राइम किया, तो कोर्ट ने क्या किया, इनके ऊपर 1-1 करोड़ का मतलब फाइन लगा दिया। तो देखो जो 1 करोड़ 2 करोड़ महीने वाला बंदा है, जो 2 करोड़ कमाता है एक महीने का, वो तो 1 करोड़ दे के आराम से निकल जाएगा। बट जो 2000 रुपये जो कमाता है, वो तो पूरी ज़िंदगी नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, और अपनी मतलब लाइफ ख़राब कर लेगा। ठीक है।
तो यहाँ पर ये एक छोटी सी लिमिटेशन देखने को मिलती है इक्वालिटी बिफोर लॉ में, ठीक है। ये क्या करता है, सबको एक समान लेके चलता है, लेकिन इसी चीज़ को रोकने, इसी चीज़ के लिए हमने मतलब ये लाया गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये क्या करता है, ये मतलब देखता है कि चीज़ें फेयरली अप्लाई हो रही हैं कि नहीं हो रही है। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये जैसे अगर मैं बात करूँ यहीं पर देख लो, यहीं पर जैसे एक और एग्जांपल दूँ, मान लो ये बुढ़े एक 60 साल के आदमी ने एक क्राइम किया, मर्डर किया, ठीक है, और एक 18 साल के बच्चे ने मर्डर किया। एक 60 साल के बच्चे ने मर्डर किया और एक 18 साल के बच्चे ने मर्डर किया, सॉरी 60 साल के बुढ़े ने मर्डर किया, ठीक है। तो इसे अगर सज़ा होगी, 60 साल नहीं, अगर हम इसे 40 साल मान लें, इसे सज़ा होगी तो इसे होगी मतलब पूरी उम्र कैद की सज़ा, जिसे हम कहते हैं उम्र कैद की सज़ा होगी, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजमेंट। और 18 साल के बच्चे को उससे थोड़ी कम सज़ा होगी, जैसे 3 साल की हो सकती है, 4 साल की हो सकती है। तो इसके एज के अकॉर्डिंग इसकी सज़ा डिफाइन की गई, और 40 साल के एज के बंदे के अकॉर्डिंग उसकी सज़ा डिफाइन की गई। इट डिपेंड्स अपॉन मैच्योरिटी, इट कुड बी डिपेंड्स अपॉन मैच्योरिटी, ठीक है। तो एक फेयर तरीके से देखता है कि लोगों के पोजीशन के अकॉर्डिंग, लोगों के सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके ऊपर कानून अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इंश्योर्स दैट द लॉज आर अप्लाइड फेयरली टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे भेदभाव नहीं हो रहा, बट फेयरली अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोथ प्रिंसिपल एम टू प्रोवाइड जस्टिस एंड प्रिवेंट एनी फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। ये दोनों ही लॉ मतलब प्रिवेंट मतलब न्याय पहुँचाते, मतलब न्याय आपको देते हैं, ठीक है, और किसी भी तरीके के भेदभाव को रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दे आर फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और ये एक फंडामेंटल राइट्स भी है, राइट टू इक्वालिटी का, ठीक है, जो कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के द्वारा गारंटी में दिया जाता है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग सिटीजन्स, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। ये सोशल हार्मनी को प्रमोट करता है, किसी भी तरीके के भेदभाव को रिड्यूस करता है। डिवीज़न, अगर कोई बट रहे हो, डिवीज़न, जाहिर सी बात है हम गुलाम क्यों बने थे, क्योंकि अंग्रेज़ ने हमारे ऊपर डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट अपनाया था, ठीक है, ये तरीका अपनाया था, हमें पहले डिवाइड किया और उसके बाद हम पे रूल करना स्टार्ट किया। इनकरेज यूनिटी डाइवर्स कम्युनिटीज़ इन इंडिया, ठीक है, मतलब अलग अलग डाइवर्स जो कम्युनिटी है, डाइवर्सिटी है, इतनी सारी अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इनके बीच में एक एकता मतलब इनकरेज करता है फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी एंड पीस, और ये ज़रूरी है ताकि हम नेशनल तौर पे एक यूनिटी बना के रह सकें, एक शांति से रह सकें। जस्टिस, देखो जस्टिस जो होता है, जस्टिस इन्वॉल्व फेयरनेस इन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड पनिशमेंट ऑफ रॉन्ग, ठीक है। जस्टिस का मतलब क्या होता है कि इससे राइट, अपने अधिकार को प्रोटेक्ट किया जाता है और पनिशमेंट दी जाती है कुछ भी रॉन्ग करने का। इसमें 3 तरीके के जस्टिस होते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या होता है? सोशल जस्टिस का मतलब होता है यहाँ पर कि इसके अंदर किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, किस कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, किसी भी तरीके से सोशल टर्म्स के बेसिस पे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। कोई बंदा अगर किसी एक ओबीसी से बिलोंग करता है तो उसे भी वही फैसिलिटी, उसे भी वही जस्टिस, उसे भी वही पेनल्टी, और कोई अगर जर्नल से बिलोंग करता है तो सेम चीज़ें उसे भी दी जाएंगी। कोई अगर लेडीज़ है तो उसे भी वही चीज़, और जेंट्स है तो उसे भी वही चीज़। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? ये चीज़ इकोनॉमिकल चीज़ देखता है, मतलब कि कोई अमीर है उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता और गरीब है, वो कानून की नज़र में सेम है तो न्याय जो होगा वो सेम मिलेगा, ठीक है। तो कानून जो है वो इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं देखता किसी चीज़ की। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है यहाँ पर? पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा, मतलब अगर कोई 18 साल से ऊपर का बंदा है, 18 साल से ऊपर का बंदा है तो वो अडल्ट माना जाएगा, ठीक है। जैसे 26 वाले ने वही गुनाह किया और 18 वाले ने वही गुनाह किया, तो डजेंट मैटर, ठीक है, वो कानून की नज़रों में तो सेम ही माने जाएंगे, ठीक है। इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोटेक्ट ऑफ राइट्स फॉर ऑल सिटीजन, एम टू एलिमिनेट इनक्वालिटीज। सबका जो मेन एम होता है वो इन इक्वालिटीज़ को एलिमिनेट करना होता है। रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम। रूल ऑफ लॉ मीन्स नो वन इज अबव द लॉ। इसका मतलब ये कहता है कि कोई भी ये कानून के ऊपर नहीं है, सब कानून के नीचे है। इवन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो बिलो द लॉ। इट इंश्योर्स लॉ आर अप्लाइड इक्वली टू ऑल इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, ये इंश्योर करता है कि सारी चीज़ें, ये नियम इंश्योर करता है कि सारी चीज़ें सबके ऊपर इक्वली अप्लाइड है। इंडिविजुअल राइट को ये प्रोटेक्ट करता है, मेंटेन करता है
मेंटेन ऑर्डर्स इन सोसाइटी, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म क्या होता है? देखो फेडरलिज्म का मतलब होता है कि सेंट्रल एंड गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है, जब पावर क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? हम इसे फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। इन इंडिया इट अलाउज स्टेट्स टू हैव देयर ओन गवर्नमेंट एंड लॉज। इंडिया के अंदर क्या होता है, स्टेट को या परमिशन होती है कि वो अपने खुद के गवर्नमेंट, जैसे यूपी में योगी जी हैं, ठीक है, दिल्ली में कोई और है, पंजाब में कोई और है, इसी तरीके से उनके पास अपना एक अलग पावर होगा, ठीक है, उनके पास अपना एक अलग पावर होगा और वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होकर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह वर्क कर सकती है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बाधा नहीं डाल सकती, ठीक है। इंश्योर्स अ बैलेंस ऑफ पावर प्रिवेंटिंग सेंट्रल डोमिनेंस, ठीक है। यहाँ पर एक पावर बैलेंस किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, जो कि ये इंश्योर करता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में टोकने से रोकता है, ठीक है। भाई तुम्हारी पावर हमारे पास, और मतलब तुम्हारी पावर तुम्हारे पास, हमारी पावर हमारे पास, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या होता है? वैल्यूज आर प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स एम्बॉयड बाय इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये वो वैल्यूज़ हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं, वो आइडियल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। इसका जिसमें जस्टिस आता है, लिबर्टी आता है, इक्वालिटी आता है, फ्रेटर्निटी आता है, सेकुलरिज्म आता है, ठीक है। ये सब चीज़ें ऊपर मैं बता चुका हूँ। गाइड टू द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बिहेवियर ऑफ सिटीजन्स। अब देखो लिबर्टी जो है, लिबर्टी एक बार समझ लो, लिबर्टी का मतलब होता है छूट, ठीक है। आपको किस किस चीज़ की छूट है? आप मतलब परमिशन, ठीक है, एक तरीके से कहते हैं थॉट। आपको इंडिया में रह के किसी कुछ भी सोचने का छूट है, आप मतलब कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, किसी भी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो लोगों के सामने, पब्लिक के सामने, ठीक है। बिलीव, आप किसी चीज़ में भी बिलीव कर सकते हो। मान लो आपको गोश्त में बिलीव है तो करो भाई गोश्त में बिलीव, ठीक है। आपको भगवान में बिलीव है, करो भाई भगवान में बिलीव, वो अपने ऊपर है, ठीक है। लिबर्टी है इस चीज़ की, ठीक है। फेथ का मतलब किसी में चीज़ में विश्वास रखना। आपको मोदी जी में विश्वास है, रखो मोदी जी में बिलीव। आपको केजरीवाल जी में विश्वास है, मतलब एक वो रहता है तो रखो भाई फेथ, ठीक है। श्रद्धा कहने का मतलब ये है, ठीक है। लास्ट आ जाता है वर्शिप। आप किसी को भी पूछ सकते हो, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो मतलब इस्लाम को भी पूछ सकते हो, हिंदूज जो भी गॉड्स हैं उनको भी पूछ सकते हो, उसमें किसी तरीके का कोई प्रिवेंशन नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब देखो आपके पास राइट्स हैं, ठीक है, आपके पास अधिकार हैं। इसका मतलब ये नहीं आप गलत फ़ायदा उठाओगे चीज़ों का। ये आपके कर्तव्य, ऑब्लिगेशंस है सिटीजन्स के कि वो क्या करें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन करें। दे इंक्लूड रिप्रेजेंटिंग नेशनल सिम्बल्स, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड प्रमोटिंग हार्मनी, ठीक है। ये एक नेशनल सिंबल बनाता है, ये क्या करता है? देखो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मैं ऊपर बता चुका हूँ कि आपने कुछ चीज़ों का रिस्पेक्ट करना, वो तो मैंडेटरी है और आपको करना भी चाहिए। मैंडेटरी ना भी हो तो करना भी चाहिए, ठीक है। और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और एक हार्मनी को प्रमोट करना, ठीक है। इंकरेज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड पेट्रोटिज्म, ठीक है। एक देशभक्ति की भावना को ये जगाता है। एम टू कम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स एंड प्रमोट नेशनल यूनिटी। कहने का मतलब ये है पूरी तरीके से कि सारी चीज़ें, जो भी टर्म्स हमने पढ़ी, जो भी क्वेश्चन हमने पढ़े, वो हमारे पास अपने देश को, अपने इंडिया को, अपने राष्ट्र को बेहतर बनाने में सहयोग करते हैं, बेहतर बनाने के लिए किए गए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका PDF आपको ज़रूर मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने बहुत ट्राई किया आपकी हेल्प करने की, कुछ भी और इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसकी वीडियो बना के जल्दी अपलोड करूँगा, आप चैनल पर चेक करते रहना। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं अमन आपसे विदा लेता हूँ।